माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। मैं देश के युवाओं से कहना चाहूंगा, राजनीति से दूरी समाधान नहीं, सक्रिय भागीदारी ही समाधान है। आइए, एक सकारात्मक राजनीति के लिए युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। दहाड़ में आज चर्चा उस भरोसे की जिसने राजनीति की पुरानी परिभाषाएं बदल दी हैं। अक्सर हमने देखा है कि पार्टी में बड़े नेताओं के आगे कार्यकर्ताओं की आवाज दब जाती है, लेकिन बीजेपी में कहानी कुछ और है। यहां देश के प्रधान सेवक यानी नरेंद्र मोदी जब एक कार्यकर्ता को बॉस कहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा संदेश है। जी हां, नितिन नवीन, वो नाम जो आज हर तरफ चर्चा में है। प्रधानमंत्री मोदी का नितिन नवीन को बॉस कहना ये बताता है कि मोदी का भरोसा किस पर है। ये भरोसा उस मेहनत पर है जो एयर कंडीशनड कमरों में नहीं बल्कि तपती धूप में बूथ लेवल पर की गई है। पीएम मोदी का अपने कार्यकर्ताओं को एकदम क्लियर मैसेज है, काम बोलता है और काम ही आपको बड़ा बनाता है। बीजेपी का यही वो कल्चर है जहां पर एक साधारण कार्यकर्ता जो कभी दरी बिछाया करते थे आज भविष्य की राजनीति का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि भविष्य की राजनीति का ये ब्लूप्रिंट है क्या, और नितिन नवीन इसे जमीन पर उतारेंगे कैसे। इसमें पहला ब्लूप्रिंट है संगठन की मजबूती। क्या हर बूथ पर मोदी की योजनाओं को पहुंचाना ही वो सीक्रेट मंत्र है। दूसरा, कार्यकर्ता का सम्मान। जब पीएम खुद किसी को बॉस कहे तो कार्यकर्ताओं का मनोबल 7वें आसमान पर होता है। क्या यही जोश आने वाले चुनावों में गेम चेंजर साबित होगा। और तीसरा ब्लूप्रिंट, परफॉर्मेंस की राजनीति। पार्टी विद अ डिफरेंस वाली पार्टी बीजेपी में सिफारिशें नहीं, सिर्फ रिपोर्ट कार्ड ही पद तय करता है। आज इसी पर करेंगे दहाड़ में चर्चा, लेकिन उससे पहले कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अध्यक्ष पद का मान बढ़ाते हुए नितिन नवीन को वो सम्मान दिया जिसकी किसी कार्यकर्ता को शायद ही उम्मीद होती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। बीजेपी एक ऐसी परंपरा है जो पद से नहीं प्रक्रिया से चलती है। हमारे यहां पदभार एक व्यवस्था है और कार्यभार ये जीवन भर की जिम्मेदारी है। हमारे यहां अध्यक्ष बदलते हैं लेकिन आदर्श नहीं बदलते। नेतृत्व बदलता है लेकिन दिशा नहीं बदलती। आने वाले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो कालखंड है जब विकसित भारत का निर्माण होना है और होना तय है। इस महत्वपूर्ण कालखंड की शुरुआत में हमारे माननीय नितिन नवीन जी बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। नितिन जी के पास युवा ऊर्जा भी है और संगठन में कार्य का
लंबा अनुभव भी है। ये हमारे दल के हर कार्यकर्ता के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो आइए आज की दहाड़ शुरू करने से पहले सवाल आपके सामने रख देती हूं। आज पहला सवाल यही रहेगा, मोदी ने माना बॉस, कार्यकर्ताओं में भर गया जोश। युवा विरासत आगे बढ़ी, कार्यकर्ता ही सर्वोपरि। नवीन से टारगेट सेट, बंगाल में दिखेगा इंपैक्ट। 45 में बीजेपी हुई प्रवीण, नवाचार के द्वार खोलेंगे नवीन। बीजेपी का नवीन का बूथ लेवल पर बढ़ेगा विश्वास। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी मौजूद रहेंगी चर्चा में। सुब्रांश राय कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। निशांत मिश्रा हैं प्रवक्ता एलजेपीआर के, हमारे साथ चर्चा में मौजूद। अखिलेश कटियार हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और डॉक्टर सुनील कौशिक जी हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो में मौजूद। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सुनील कौशिक जी, आप ही के साथ मैं शुरुआत करूंगी, क्योंकि आज जिस बयान की चर्चा, जिस स्टेटमेंट की चर्चा हर तरफ हो रही है वो ये कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि नितिन नवीन मेरे बॉस हैं, अब ये मेरे काम का आकलन करेंगे, ये अपने आप में जाहिर है कि एक बड़ा संदेश भी देता है और संगठनात्मक स्तर पर मजबूती देने के लिए, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ये बहुत बड़ी एक बात नजर आती है। लेकिन आपको लगता है कि ये नवाचार भारतीय राजनीति में, बीजेपी की राजनीति में एक लीडरशिप कल्चर का शिफ्ट है? देखिए पूर्णिमा जी, सेकंड लीडरशिप तैयार करना हर एक पार्टी की जिम्मेदारी होती है और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी ने वो एक संदेश दिया भी है। नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए, नरेंद्र मोदी जी के साथ आप देखिए सुषमा स्वराज हों, अरुण जेटली हों, एक सेकंड लीडरशिप थी। फिर इसके बाद अब बदली है। क्या अन्य पार्टियां इससे संदेश लेंगी? और मुझे लगता है लेना भी चाहिए, क्योंकि जब लोग थकने लगते हैं और थकने के साथ साथ मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी पीढ़ी है जो उनको समझने का प्रयास नहीं करती। जैसे आजकल आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूथ बड़ा मुखर हो रहा है और वो यूथ बुजुर्ग लीडरशिप को समझने का प्रयास नहीं कर रहा है। अपनी बात कहने का उनका एक अलग तरीका है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर से यदि लोकतंत्र को मजबूत करना है तो सेकंड लीडरशिप आपको तैयार करनी पड़ेगी, उसको खुली छूट देनी पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी के ने ये संदेश देकर, आप देखिए ना, फोटोग्राफ्स देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, सारे बड़े नेता जब कुर्सी पे बैठते हैं नितिन जी, सब पीछे खड़े होते हैं। तो ये अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी संदेश है। लेकिन यदि मैं पत्रकार होने के नाते आकलन करूं तो अभी नितिन नवीन जी को परिपक्व होने में थोड़ा समय लगेगा। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि निश्चित तौर से उस बड़ी लीडरशिप के बीच वो अभी भी असहज महसूस अपने आप को कर रहे हैं। इतना बड़ा कद के नेता जब उनके साथ हैं, चाहे पहले जब वो मुख्यालय पहुंचे तब अमित शाह ने उनको रिसीव किया, या आज के फोटोग्राफ्स आप देखिए, राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह जी हैं, BL संतोष जी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, ये सब लोग जब उनको कुर्सी पर बिठाते हैं तो बॉडी लैंग्वेज बताती है कि निश्चित तौर से वो असहज हैं और थोड़ा सा एडजस्ट होने में मुझे लगता है समय लगेगा। लेकिन क्या ये भी एक सवाल खड़ा होता है, क्या JP नड्डा की तरह ये काम करेंगे? तमाम सवाल ऐसे उठ रहे हैं, क्या सीधे सीधे हुक्म आदेश जारी होंगे वहां से, वहां केवल हस्तांतर करेंगे? इन सब से अलग हटके नितिन जी को काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी कार्यशैली JP नड्डा साहब की रही है, जो जितना मैंने JP नड्डा साहब को जाना है व्यक्तिगत तौर से, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़े फैसले अध्यक्ष के रूप में उन्होंने लिए होंगे। स्ट्रक्चर भी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा है कि संसदीय कमेटी लेती है, लेकिन संसदीय कमेटी कैसे लेती है हम सबको पता है। एक इशारा होता है संसदीय कमेटी में रखा जाएगा, सर्वोच्च संस्था है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन क्या नितिन जी इसमें एडजस्ट होकर के खुले निर्णय ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे? क्या युवाओं को जोड़ पाएंगे, नहीं जोड़ पाएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब इनकी कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित होगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन से चेहरे होंगे, तब उसके बाद एक देश में संदेश जाएगा। बिल्कुल। और पहली अग्नि परीक्षा, पहला लिटमस टेस्ट जाहिर है कि बंगाल चुनावों से भी जोड़कर देखा जाएगा। सुब्रांश राय जी, जब बीजेपी इस तरीके के बदलाव करती है, बीजेपी कार्यकर्ता का सम्मान करती है, बीजेपी एक जमीन से जुड़े हुए नेता को, और शायद ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने जब पहली बार नितिन नवीन का नाम सामने आया तो गूगल करके देखा होगा कि नितिन नवीन कौन, उनको इतने मजबूत पद पर बैठाना
आपको लगता है कि ये सवाल उठना लाजमी नहीं है कि फिर कांग्रेस ऐसे बदलावों की तरफ कब बढ़ेगी? कांग्रेस क्या बीजेपी से ऐसे बदलावों के साथ कुछ सीख पाने की स्थिति में है, या सीख रही है, या बिल्कुल नकार रही है इसे? पूर्णिमा, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनेटेड और सेलेक्टेड राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं डॉक्टर सुनील कौशिक जी की बात को ही आगे बढ़ाता हूं कि क्या ये नड्डा पार्ट 2 होंगे, जिनके अपने डिसीजंस होंगे, या पार्टी के हाई कमान मतलब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जो पर्ची बनाकर देंगे उसको ये फॉलो करेंगे। ये देखिए मेरे हाथ में ना एक रबड़ स्टैंप है, ठीक है? तो जिस पार्टी में मुख्यमंत्री पर्ची के द्वारा बनता है, जहां अध्यक्ष के का मतलब घोषणा बाद में होती है और उसका बंगला पहले अलॉट हो जाता है, वहां मुझे भी पता है और तमाम ये जो मित्र पैनल में हमारे बैठे हैं सबको पता है, और आपका भी दिल जानता है पूर्णिमा जी। मैं भी आपको बोलता हूं, पूर्णिमा मिश्रा, यू आर द बॉस। तो आपका भी दिल जानता है जे बॉस कि नितिन नवीन की क्या और कितनी भूमिका है। स्टेज पे खड़ा होकर आप मेरे बॉस हो, ये ऐसा ही नड्डा जी के लिए कहा गया था, और हम सबने देखा था कि कैसे अमित शाह ने नड्डा जी को धकिया दिया था। धकियाना समझती है ना, कि वो जो जश्न, जीत का जश्न मनाया जा रहा था, उनको धक्का देकर पीछे ठेल दिया गया था। अच्छा। तो मैं डॉक्टर सुनील कौशिक की एक बात से तो 100% सहमत हूं कि लगभग 4.5 साल नड्डा जी रहे हैं इस पद पे, कार्यकारी और अध्यक्ष दोनों मिलकर, और 4.5 सालों में हमने नड्डा जी को सिर्फ इसके अलावा और कुछ देखा नहीं है। ठीक है, इस स्टैम्प के अलावा। तो ठीक है, हमारी शुभकामनाएं, हमारा साधुवाद है। मेरे सवाल का जवाब लेकिन आप मिस कर गए। मेरे सवाल का जवाब, पर्टिकुलर जो मेरा सवाल था उसको आप मिस कर गए। खैर, मैं सेकंड राउंड में उसके पास आपके लिए भी आऊंगी। शाजिया भी इस वक्त जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। शाजिया, आपका भी मैं स्वागत करती हूं। और अभी अभी सुब्रांश राय जी जब एक स्टैम्प दिखा रहे थे तो मेरे मन में साथ साथ एक ख्याल आया, और ख्याल ये आया कि अब इन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम की स्टैम्प तो मिली नहीं होगी, तो कहीं ये सोनिया गांधी जी के नाम की स्टैम्प या राहुल गांधी जी के नाम की स्टैम्प तो नहीं थी जो हाथ में ये उदाहरण के तौर पर लेकर बैठ गए। बट हैविंग सेड दैट शाजिया, प्रधानमंत्री मोदी ने नितिन नवीन को बॉस कहा है, तो इसको हम कैसे एक सम्मान के तौर पर देखें? हम एक कार्यकर्ता संगठनात्मक मजबूती की तरफ एक एग्जाम्पल सेट करते हुए देखें, या पावर कल्चर का, काम आधारित पावर कल्चर का संदेश देखें? सबसे पहले तो एक और सह कार्यकर्ता होने के नाते नितिन जी हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे बॉस हैं, उनकी उम्र कम है। हम सबसे ज्यादा, मतलब ज्यादातर लोग जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हिस्सा है, मुझे लगता है उन सब के मुकाबले आप नितिन जी की उम्र को देखेंगे तो कम है, लेकिन वो बॉस हैं। और आप सोचिए, किसी भी पार्टी में संभव है, एक गाना है, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, तो इट हैपेंस ओनली इन बीजेपी। जरा आप सोचिए पूर्णिमा जी, इज इट इवन पॉसिबल? क्या आप सोच सकते हैं सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को पटल पर खड़े होकर कहें कि मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे बॉस हैं? हिम्मत है, विनम्रता है, इस तरह का जो एक मनोबल है, किसी में हो सकता है? वो संभव नहीं है। तो मैं बहुत ही मैं ऑफिस में थी, फिर वापस आई, काफी भीड़ थी, आप जानती हैं, आपने देखा। आप जरा सोचिए, मैं ये हमारे देश के इतिहास में, मतलब मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री, वो भी कितना कद्दावर, जो इतने साल मुसलसल तौर पर जिसका रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि नेहरू जी तो खुद ही बन गए थे ना, पहले इलेक्शन में तो उनको बना ही दिया गया था। तो उस हिसाब से पीएम का रिकॉर्ड देखिए, और वो पीएम जो एक टावरिंग फिगर है, सबसे लंबे अरसे तक, सबसे लंबे सिलसिले तक लगातार जीता हुआ प्रधानमंत्री, वो आज के दिन सल्यूट करता है एक यंग कैप्टन को। और एक और भी बात मैंने सुनी, अब भाषा बहुत बुरा लगेगा शुभ्रांशु जी भाई आपको, नड्डा जी बहुत बुरे हैं, वो क्या कर पाए? कोई पर्ची हो या कोई टेलीग्राम हो या कोई चिट्ठी हो, जो भी हो, बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जेपी नड्डा जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते रहते भाजपा एनडीए ने देश के 20 राज्यों में सरकार बना ली और काफी हद तक तो सुपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस का। तो जाहिर है, चाहे वो पर्ची हो या कोई ईमेल हो या व्हाट्सएप हो या एसएमएस हो, जो भी हो, काम चल रहा है।
अब आपको रबर स्टैम्प लगे, प्रॉपर स्टैम्प लगे, जो लगे, लेकिन काम तो आया भाई। काम किसके लिए आया है? पार्टी के लिए आया है और देश के लिए आया है। तो आपको बहुत ही बुरा लगे तो आपकी ऐसी पर्ची इस्तेमाल कीजिए जिससे आपकी पार्टी का थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। मैंने क्या कहा? ज्ञानेश कुमार गुप्ता को आप मत भूल जाइए। अगर ज्ञानेश कुमार गुप्ता नहीं होते तो आप ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं जीत पाएंगे साजिया जी। बाकी आपको बधाई हो, साधुवाद हो। ये इस बात का प्रमाण है कि संगठन जब मजबूत होता है ना तो लोकतंत्र भी और जनादेश दोनों सशक्त होते हैं। तो तथ्यों से भागने में कोई फायदा नहीं है। तथ्य तथ्य हैं और तर्क तर्क है। तो आप उससे भागकर अगर आपके मन में कोई एक दुर्भावना हो या नफरत हो या खिसियाहट हो तो आप कुछ भी रचनात्मक शब्दों से बयान कर सकते हैं इसका। लेकिन जो दुनिया देख रही है और आपकी पार्टी में भी लोग देख रहे होंगे और अंदर अंदर आप भी वो महसूस कर रहे थे जो जिसका आप इल्जाम लगा रहे हैं पूर्णिमा को कि आप भी जानती हैं, तो मैं भी आपसे कहूं कि आप भी जानते हैं शुभ्रांशु भाई, आप भी जानते हैं कि दिल का क्या हाल है और क्या आप भी सोच रहे हैं। और आपको भी दिल करता है सल्यूट करने को ऐसे हमारे नए कैप्टन को जो चुने गए हैं और वो प्रधानमंत्री जो इतनी विनम्रता से बाकायदा उनको कामयाबी देता है, शुभकामनाएं देता है और उनको बॉस कहता है। ठीक है, तो भाई ये वक्त है। और वो बॉस क्या कहता है वो भी तो सुनिए। मतलब मैं मतलब जो भी राजनीति को स्टडी करता आया है, मैं तो हिस्सा उसके बहुत दिनों बाद बनी, लेकिन कवर तो करती थी पूर्णिमा जैसे कर रही हैं। अब आप ये सोचिए शुभ्रांशु भाई, वो एक तो वो पीएम जो क्या कह रहा है, और ये देखिए 45 साल के हमारे नितिन भाई अध्यक्ष बनते हैं और कहते हैं मैं त्याग के लिए आया हूं। मतलब इट्स बिग डील। ये बहुत बड़ा दिन है आज के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और देश की राजनीति के लिए। और नेताओं को अपने अस्तित्व पर और अपने वजूद की वजह की समीक्षा करने के लिए कि हम हैं क्यों यहाँ पे, हम क्यों लाए गए हैं। तो ये है, देखिए राज के अलावा नीति, वो नीति आप देख रहे हैं। और मुझे मैं बहुत उस मौके का हिस्सा होकर जो उसकी जो रौनक को देखकर और काफी बहुत ही प्रभावित हुई। ठीक है। और मुझे लगता है और भी ऐसे लोग होंगे। और मिलेनियल्स को एक तो देखिए ये होता है ना, हम बड़े हैं, हम सब जानते हैं, हमारा इतना अनुभव है, तुम क्या हो, होता है और कई हर पार्टी में होता है। लेकिन यहाँ पे मिलेनियल के रोल को, एक युवा के रोल को रिलेटिवली अगर कहा जाए तो वो क्या कुछ हुआ है। आइए, जमाना किसका है? एआई का जमाना है, फिनटेक का जमाना है, स्टार्टअप का जमाना है। नया भारत है तो नया अध्यक्ष होगा, उम्र का फर्क पड़ता है। ठीक तो है, लेकिन शाजिया बीजेपी को लेकर फिर से कांग्रेस ये कहेगी कि देखिए बीजेपी तो सिंबलिज्म में माहिर है, बस एक पॉलिटिकल मैसेज देती है, रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है। और आपकी बातें सुनकर अखिलेश कटियार साहब भी मुस्कुरा ही रहे थे। मैं थोड़ा 2 सेकंड रिप्लाई करना चाहूंगा। बोलिए। इतना गम है इंसान को, इतने गमगीन है कि मुस्कुराना पड़ना हो रहा है। सोच भी रहे हैं कि हम लोग अब मुस्कुराहट में दर्द है या उम्मीदें हैं? मतलब उम्मीदें हैं कि अभी पूरी नहीं हुई, आगे हो जाए, ये तो अखिलेश साहब ही बताएंगे। लेकिन उससे पहले शुभ्रांशु भाई सोच रहे हैं और अखिलेश भाई सोच रहे हैं हम लोग कहाँ फंस गए। ये है पार्टी। बोले फिर मैं बोलता हूँ। ठीक, हाँ, पहले शुभ्रांशु बोलिए। पूर्व पत्रकार साजिया ने शब्दों की बड़ी अच्छी माला जपी, जिसमें इन्होंने एक लफ्ज यूज किया, वजूद की समीक्षा होनी चाहिए। मैं सोच रहा हूं आपके इन 2 शब्दों को सुनकर कि क्या बीत रही होगी धर्मेंद्र प्रधान से लेकर भूपेंद्र यादव से लेकर शिवराज चौहान पे। वजूद की समीक्षा तो बिल्कुल होती है मैडम। एक दूसरा बोल लूं साजिया, बोल लूं फिर जवाब दीजिएगा ना। अरे आप दुनिया के सबसे बड़े मतलब पार्टी की प्रवक्ता है, बोल दीजिएगा। ये तो हंसता खेलता माहौल है। आप ना दूसरा साइकोलॉजिस्ट हैं ना आप साइकियाट्रिस्ट हैं, किसी की आप आप अपनी फिक्र कीजिए ना। अरे नहीं, लेकिन इन आरोपों के बीच एक बात बहुत साफ सी है शुभ्रांशु, हवाई बातों से फायदा नहीं। एक बात इसमें बहुत साफ सी है। आप ये देखिए, निर्विरोध चुनाव है और सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष में बात नहीं कर रही हूं मैं। आप 6 महीने में बीजेपी ने जितने भी अपने प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव किया वो भी निर्विरोध चुने गए। तो इसका एक पर्सपेक्टिव आप ये भी देख लीजिए कि हो सकता है कुछ लोगों ने मन मार लिया, कुछ ना कह पाए हों।
इसका एक पर्सपेक्टिव आप ये भी देख सकते हैं कि एक नाम पर सहमति बनते हुए एकता का संदेश भी पार्टी ने दिया। अब देखने का नजरिया है कि इस पर आप क्या देखते हैं? मतलब ये होता है कि पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है। जब हंटर चलता है ना सर्कस का, जब हंटर चला जिसके नाम की पर्ची निकली वो पद पर आसीन सुब्रांश जी, डेमोक्रेसी की फिर आप बात करेंगे तो फिर बहुत पुरानी बातें निकालनी पड़ेंगी। डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो फिर कांग्रेस के तमाम नेता जिनको एक मजबूरन ग्रुप बनाना पड़ा ये कहते हुए कि भाई कांग्रेस में तो हमारी सुनी नहीं जाती, राहुल गांधी तो 5 मिनट मिलने का समय नहीं देते, वहां पर जो काबिल भी है उसको आगे बढ़ाया नहीं जाता, फिर तो डेमोक्रेसी की बात होगी तो फिर यह भी निकलेगा कि कांग्रेस ने डेमोक्रेसी को कहां कहां परखा और कहां कहां किनारे कर दिया। लेकिन मुझे इजाजत के साथ जरा अखिलेश कटियार साहब से एक प्रतिक्रिया लेने दीजिए, फिर उसके बाद हमारे साथ निशांत जी भी है, उनसे भी मैं एक ओपनिंग स्टेटमेंट लेना चाहूंगी। कटियार साहब, देखिए हर कोई ये सोच रहा है कि हमारी पार्टी में ऐसा अभूतपूर्व परिवर्तन कब एक कार्यकर्ता को लगेगा जो जमीन पर आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। और अखिलेश कटियार साहब, जिक्र करूंगी, शाजिया जी चाहें तो उसको करेक्ट और इनकरेक्ट बता सकते हैं। 2016 का वक्त है और उस वक्त बड़े कार्यक्रम आयोजन हो रहे थे, यूथ बीजेपी का भी एक आयोजन हो रहा था, उसमें भीड़ को हटाने का काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि नितिन नवीन थे, जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बैठे हुए हैं। भीड़ को हटाने का, रास्ता साफ करने का काम वो कर रहे थे। तो यहां एक कार्यकर्ता आपकी पार्टी में भी है बहुत जमीनी स्तर पर, जो आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है त्याग समर्पण के साथ। उसको ये समाजवादी पार्टी एहसास दे पाएगी कि एक दिन तुम्हारा नंबर भी आएगा, तुम भी एक इतने बड़े पद पर बैठोगे जो पार्टी की संगठन की शक्ति को मजबूत करोगे, जिसके नेतृत्व में पार्टी चुनाव जीतेगी। नहीं पूर्णिमा जी, आप सबको मेरा नमस्कार। और साजिया जी ने जो बातें कही, सबसे पहले तो मैं बहुत यंग और एनर्जेटिक आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नॉमिनेट किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये बात जो आ गई है कि कितने प्रत्याशी थे, कौन और बनना चाहता था, उस मुद्दे और उस बहस पे हम नहीं जाते जी। लेकिन पूर्णिमा जी, आज कितना अच्छा लगता, आज बीजेपी अपने सबसे स्वर्णिम दौर से गुजर रही है। आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा भी करते हैं। कम से कम इसी बार बात ये हो जाती कि कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष होती तो हम लोग कितनी अच्छी बात करते कि चलिए आज भाजपा ने तय कर दिया कि भाजपा महिला विरोधी और उसने किसी महिला को एक अध्यक्ष चुना। हमारे प्रधानमंत्री पूर्णिमा जी कहते हैं कि हम ओबीसी हमारी प्राथमिकता में है, हम उसकी साधना करते हैं। एक ओबीसी एक बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता तो पिछड़ों में भी संदेश जाता कि चलिए ये किसान मजदूर की बात अकेले नहीं करते हैं। एक पिछड़ी जाति का आदमी, आपने आज एक भारतीय जनता पार्टी का एक किसान परिवार से निकला हुआ व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। हम इस बात को मानते हैं, जो अच्छी बात है हम उसको स्वीकार करते हैं। आपने नौजवान एक व्यक्ति को लेके आपने जिम्मेदारी दी है, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस दौर में भी अगर ये कुछ बातें आ जाती, और हम ये मानते कि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगता रहा, साजिया इल्मी जी कितने अच्छे तरीके से कहती कि एक महिला को आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना अध्यक्ष चुना है। और दूसरी बात, मैं सुनील कौशिक साहब की बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने भी बढ़ाई। आज बड़ा सवाल है, आंतरिक लोकतंत्र भारत के राजनीति के लिए ये समस्या, और ये बहुत सारे दलों में है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। आज पद पे कोई बैठा होता है, फैसले कोई लेता है, और उससे जो है लोकतंत्र भी कमजोर होता है, इस बात से भी हम नकारते नहीं है। ये माननीय नितिन नवीन साहब कितने फैसले ले पाएंगे, आरएसएस से निकले हुए फैसलों पे ही मोहर लगाते रहेंगे। इस देश के गरीब और अमीर के बीच में जो बढ़ती खाई है उस पे भी क्या सवाल आएंगे, किसानों के मुद्दों पे भी क्या बहस होगी, और क्या भारतीय जनता पार्टी जो ये आज दावा करती है कि हम पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, हालांकि भले ही कायस्थ समाज से आते हो, क्या जमीनी विमर्श को भी ऊपर लेके आ पाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर होता दिखता नहीं है। बाकी बात वक्त बताएं। ठीक है, तो आपने फिर से, आपने भी और सुब्रांश जी ने भी मेरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सबसे पहले जो मैंने आप दोनों से पूछा, दोनों सवालों को आपने डॉज कर दिया कि क्या आपकी पार्टी में भी ऐसा दिन आएगा। ना कांग्रेस ने इस बात का जवाब दिया, ना समाजवादी पार्टी ने इस बात का जवाब दिया। अब निशांत जी मैं आपके पास आ जाती हूं, क्योंकि आप तो साथी पार्टी हैं और जाहिर है कि बिहार से क्योंकि ताल्लुक नितिन नवीन रखते हैं, तो ऐसे में कल भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि आप लोगों के लिए दोहरी खुशी का मौका है कि एक राज्य को रिप्रेजेंट करने वाले, वहां पर एक भूमिका निभाने वाले आज इस पद पर आकर बैठे। लेकिन आपको लगता है कि जब कोई भी पार्टी कार्यकर्ता आधारित हो जाए,
उसके कार्यकर्ता को आने वाले समय में ऐसी बड़ी जिम्मेदारी मिलने का सौभाग्य हासिल हो सके, उसकी ये उम्मीद बढ़ जाए, तो ऐसे में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी इस मॉडल को अपनाने के लिए आगे बढ़ सकती हैं। उनको लगता है कि इससे मनोबल बढ़ेगा और जाहिर है कि एक चुनावी पर्सपेक्टिव से भी, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी पार्टी को लाभ मिल पाएगा और कार्यकर्ता तक एक सीधे पॉलिटिकल मैसेजिंग भी होगी। पूर्णिमा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है निशांत जी। पूर्णिमा जी, जहां तक आपने कहा कि जो क्षेत्रीय पार्टी है वो इस चीज को अप्लाई करे अपने संगठन में, अपनी पार्टी में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पार्टी के द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महज 39 साल की उम्र में ही हमारी पार्टी का नेतृत्व करने लगे। और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस विषय पे कि आज उसी चीज को भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी देखा जा रहा है। और बिहार के लाल आदरणीय श्री नितिन नवीन जी आज भारतीय जनता पार्टी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका लीड करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर आज जो है जिस तरीके से बिहार कहें या भारत में आप देखेंगे कि युवा प्रदेश के रूप में, युवा देश के रूप में जाना जाता है, और जिस तरीके से युवा को बढ़ावा मिल रहा है और युवा अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी में इलेक्टेड हुए हैं और वो भी निर्विरोध, इससे साफ नजर आता है कि किस तरीके से भारत की राजनीति और आगे की तरफ बढ़ रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने जब युवा 39 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और जब वो बिहार में जाकर, बिहार में घूमकर अपनी बातों को, अपने विजन को रखा था, तो किस तरीके से बिहार की जनता ने उनके समर्थन में उनके लिए अपना प्यार और आशीर्वाद दिखाया। और आप देखेंगे कि हमारे 5 के 5 सांसद जीत कर आए और उसके बाद बिहार में भी हमारी जीत हुई। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी चीज है। लेकिन मैं अभी सुन रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे थे और समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता भाई हमारे कह रहे थे, अब कांग्रेस पार्टी और संगठन में लोकतंत्र की बात करती है तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। और रबर स्टैंप दिखा रहे थे अभी हमारे भाई, अरे ये तो जग जाहिर है कि किस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रबर स्टैंप के रूप में काम करते हैं। ये किसी से कोई छुपा है क्या? ये तो डिबेट का विषय ही नहीं है। आपको इस चीज से दिक्कत हो रही है कि एक युवा, एक बिहारी अगर देश का नेतृत्व करने जा रहा है तो आपको परेशानी हो रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से परेशानी में ही रहती है और यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी भटक के रह गई। अब मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं पूर्णिमा जी, तो यही सदन लोकसभा का सत्र चल रहा था और माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था, आपको याद होगा, हंसी मजाक में बातें चल रही थी, अखिलेश यादव जी को कहा था कि जाइए 25 साल तक आप अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। तो ये जवाब तो इनको देना चाहिए ना। देखिए, एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, आप देखेंगे कि वो नेतृत्व पर और पार्टी कार्यकर्ताओं पर भरोसा करते हैं। और जहां तक हमारी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी का विषय है, तो पूर्णिमा जी मैं आपको बता दूं कि इस बार हमारे पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष से लेकर, जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तीनों इलेक्टेड होके विधानसभा में गए हैं। तो निश्चित तौर पर जब एक पार्टी, एक संगठन के रूप में आप काम करते हैं और जो संगठन को बढ़ावा देते हैं जो कार्यकर्ता, उनको मौका मिलना चाहिए। और इसका मिसाल लगातार आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी पेश किया, गठबंधन के सभी दल लगातार पेश कर रहे हैं। पूर्णिमा जी, ठीक है, लेकिन युवाओं को लेकर, युवाओं को सेंट्रिक रखकर बीजेपी कैसे आगे बढ़ेगी? आपको लगता है कि सबसे पहला लिटमस टेस्ट जो साबित होगा वो बंगाल का इलेक्शन साबित होगा और फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शंस न सिर्फ इस साल बल्कि अगले आने वाले साल में है, तो नितिन नवीन का नाम इन इलेक्शंस को कैसे इंपैक्ट करेगा और बीजेपी को मजबूती देगा? देखो पूर्णिमा जी, अभी एक सवाल उठा कि नड्डा साहब के नेतृत्व में 20 राज्यों में चुनाव जीता भारतीय जनता पार्टी ने। तो नेतृत्व का मतलब ये नहीं होता कि नेतृत्व के रूप में केवल उन्होंने फैसले लिए, ये पूरा देश जानता है। निश्चित तौर से नीचे से लेकर के, बूथ अध्यक्ष से लेकर के, या कहें पन्ना प्रमुख से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की भूमिका भारतीय जनता पार्टी देखती है। ये श्रेय दिया जा सकता है, लेकिन श्रेय बहुत ज़्यादा जेपी नड्डा साहब को नहीं मिला, केवल प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में चुनाव लड़ा गया, निश्चित तौर से उनका ही चेहरा हर चुनाव में रहा, न कि जेपी नड्डा का रहा। महत्वपूर्ण ये है कि यदि आपने यूथ को अध्यक्ष बनाया तो दो चीजें मैं इसमें देखता हूं। 47 साल की उम्र में राहुल गांधी को भी 2017 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था और 2019 में इस्तीफा देके वो चले गए। और कांग्रेस पार्टी का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष था जिसने खुद ही की पार्टी पर आरोप लगाए। और जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने पूरे देश के सामने ये कहा था कि यूथ की भागीदारी के तौर से मैं अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अधिक से अधिक संख्या बढ़ाऊंगा। नहीं बढ़ा पाए। दूसरे वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उन्होंने भी यही कहा जब चुनाव
चुनाव के लिए खड़े हुए थे कि यूथ की संख्या मेरी कार्यकारिणी में 50% से ज्यादा रहेगी, वो भी नहीं कर पाए। मैं वही बार बार कह रहा हूं इस बात को लेकर के कि जब नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनेगी नितिन जी के नेतृत्व में, अभी भाजपा की कार्यकर्ता बता रही थी कि कम से कम पूरा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में देखा जाए तो सबसे कम उम्र इस समय नितिन जी की है। क्या वो नितिन जी अपनी टीम तैयार कर पाएंगे, या राष्ट्रीय नेतृत्व एक ऐसी टीम लोगों की संख्या कम नहीं है, नेताओं की संख्या कम नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पैराशूट लैंडिंग होगी या उनकी अपनी चॉइस होगी? अपनी चॉइस तो नहीं हो सकती, किसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नहीं हो सकती। पर आप तो खुद, लेकिन वो टीम मैं देखता हूं, क्या टीम पूरे देश में एक संदेश यूथ की देगी? नहीं, पर आप तो खुद एक बोर्ड की बात कर रहे हैं ना, फिर तो आप तो खुद एक टीम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं ना कि सब मिलकर काम करते हैं। तो अगर टीम का चयन होगा तो फिर वो मिलकर ही होगा। और ऐसा तो नहीं है कि नितिन नबीन की जो भी प्राथमिकताएं होंगी, या मान के चलिए कि उनकी टीम में उसको सिरे से खारिज कर दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल नहीं किया जाएगा सिरे से खारिज। लेकिन मैं एक जो संदेश की बात कर रहा हूं, पिछले लगभग 2 दशक से मैं सुन रहा हूं। हर जैसे अखिलेश यादव यूथ के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कब्जा किया गया है पूरे देश ने देखा। लेकिन एक यूथ चेहरा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आया, चुनाव हारते चले गए, उसकी समीक्षा समाजवादी पार्टी ने आज तक नहीं की। क्योंकि और वही कांग्रेस में हो रहा है कि आप समीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी जी ने जो 2019 में जो आरोप लगाए, आज 2025 में हम बैठे हैं, 26 में, आज तक उन आरोपों की समीक्षा नहीं हुई। आप वो सत्य स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जो निश्चित तौर से धरातल पर हैं। क्या मैं वही कह रहा हूं, क्या नितिन जी के सामने ये रहेगा? नितिन जी क्या वो यूथ की टीम बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? और क्या राष्ट्रीय नेतृत्व एक यूथ की टीम बना करके देश के सामने एक अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन जो कार्यकारिणी उनकी रहेगी, जो प्रदेश अध्यक्ष आप देखिए, एक सांसद केंद्रीय मंत्री प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक विधायक आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उम्र का भी तकाजा देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बड़े हैं उम्र में, उनका अनुभव ज्यादा है, और आप सांसद भी हैं। तो क्या वो जो समन्वय होगा, वो समन्वय स्थापित नई टीम में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? ये ट्रांजिशन के साथ शाजिया वो समन्वय कैसा देखने को मिलेगा? क्योंकि बड़े दिनों से चर्चा चल रही है मीडिया के हलकों में भी कि अब नितिन नबीन औपचारिक तौर पर जब जिम्मेदारी संभाल लेंगे, और जैसा कि वो कर भी चुके हैं, तो बड़े बदलाव बीजेपी के अंदर भी देखने को मिलेंगे। जाहिर बात है, क्योंकि आपका जो बड़ा चुनौती या चैलेंज है, सबसे पहले बंगाल है बिहार के बाद, फिर उसके बाद आपके बहुत सारे राज्यों में चुनाव होने हैं। साउथ के 2 राज्य हैं, तमिलनाडु, केरल, वहां पर चुनाव होने हैं। उत्तराखंड में अगले साल, उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं। तो क्या उनके पास वो आजादी होगी जो कह रहे हैं अभी कौशिक साहब, कि अपने हिसाब से अपनी टीम को तैयार करें जिसका इंपैक्ट ऑन ग्राउंड दिखे? वो फ्रीडम नितिन नबीन को मिल पाएगी क्या? देखिए, जब उनको अध्यक्ष वो बिना किसी ऑपोजिशन के अभी हमारे अध्यक्ष हैं, और खुद प्रधानमंत्री उनको कह रहे हैं बतौर कार्यकर्ता वो उनके बॉस हैं, तो आपको लगता है कि वो अपनी टीम नहीं बना पाएंगे? अभी भी आपने सुना, जितने भी बाकी आपके पैनलिस्ट हैं जो उनका काम जाहिर है भाजपा के खिलाफ बोलना है, पॉलिटिकल पैनलिस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा? नड्डा जी भी रबर स्टैम्प थे। भाई अगर ऐसा रबर स्टैम्प हो जो 20 राज्य दिलवा देता हो, तो भैया सबको मुबारक, आप तो दुआ कीजिए, आपके पास नहीं रबर स्टैम्प। आपने तो अपने प्रधानमंत्री को भी रबर स्टैम्प बना दिया था। अध्यक्ष तो छोड़िए, आप बेचारे खड़गे जी को हालत है, सब देख रहे हैं। मैं अभी बोलूं कि बाद में बोलूं? वो बेचारे पूछते हैं 20 बार, तो ये तो अध्यक्ष की हाल है, ऐसे बॉस हैं, कमाल है। पर वो छोड़िए, जब इनके प्रधानमंत्री को इन्होंने रबर स्टैम्प बना दिया था, और वो तो छोड़िए, सारे कैबिनेट मिनिस्टर का काम था सिर्फ पैसा कमाओ, क्योंकि चला कौन रहा था? एनएसी, अरुणा रॉय उनकी टीम। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, जो मिनिस्टर्स नहीं थे उनका काम था पैसे कमाना, और एनएसी चला रही थी देश को। तो इनके दौरान, इनके कार्यकाल के दौरान क्या कुछ हुआ है, वो जाहिर है आप लोग परेशान होंगे, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते ऐसा संभव है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि एक ऐसा कार्यकर्ता जो अपने को अदना सिपाही कहता है, जो लगातार इतने सालों साल एमएलए बनने के बाद आज इसको नया नेतृत्व दिया जा रहा है, और उसके साथ साथ एक युवा शक्ति को सलाम किया जा रहा है। आप जानते हैं हमारे देश के डेमोग्राफिक्स क्या हैं? आप जानते हैं कितने मिलेनियल्स हमारे इसमें फोल्ड में हैं? अब तो आप जेन जी को भी देखिए आप, तो आपको लगता नहीं है कि उस ऐसे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला उसी एज से हो, उसी एज ग्रुप से हो? और ये बात आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है जो सवाल पूछे जा रहे हैं विपक्ष से, उन्हीं सवालों का कि वो इसकी समीक्षा करें।
the very fact that they have to ask this question shows where they're living. आपकी ये हालत इसीलिए हुई है क्योंकि इसी तरह से पुराने ढर्रे पर आप लोग की विचारधारा अभी भी कायम है। ठीक है, आप निकलिए से। ये जो दिमाग के अंदर ये काल कोठरी में बैठे हैं ना, वहां जंगले हो गए हैं, वहां स्पाइडर वेब्स हैं। आप देखिए वहां पे क्या हो रहा है, मकर जाल है पूरा। निकालिए, नई रोशनी में जाइए, ठीक है, नई दिशा की ओर, नई शक्ति के साथ, नई ऊर्जा की तरफ, तब समझ पाएंगे। सवाल नहीं पूछेंगे आप। सुब्रांश जी जवाब देंगे, क्योंकि ये बात तो है सर, बड़ी हिम्मत चाहिए अगर आपको इतना बड़ा एक ट्रांजिशन करना हो। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मन में चाहत हो सकती है, लेकिन फिर भी एकमत आकर इतना बड़ा ट्रांजिशन, भविष्य की राजनीति 2047 की बात सिर्फ नहीं है। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि आज 45 के नितिन नबीन है, तो जब 47 के विजन की बात बीजेपी करती है, तब उनकी उम्र उस वक्त भी वो कड़े फैसले लेने वाली रहेगी, वो एक अध्यक्षता देने वाली रहेगी। जब वो आज से शुरू करेंगे और सीखते सीखते तब तक वो अनुभव भी उनके पास होगा, तब भी तो चुनौती रहेगी कांग्रेस के लिए। अनम्यूट करेंगे सुब्रांश जी। सुब्रांश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट प्लीज करेंगे। मैंने कहा पूर्णिमा मिश्रा जी द सुपर बॉस, साजिया इल्मी जी ने आरोप लगाया है, तो मैं उस पर थोड़ा गंभीरता से जवाब देना चाहूंगा। रिक्वेस्ट है प्लीज बीच में और बोलिएगा। ठीक है, मैं 1 मिनट का टाइमर सुब्रांश जी रख देती हूँ अनइंटरप्टेड, बोलिएगा। मैडम 4 मिनट हमने इनको सुना, आप मेरे लिए 1 मिनट रख रही है। सर क्या करूं, ब्रेक का भी समय है, मजबूरी है मेरी भी। ठीक है, ओके, चलेगा। बोलिए। इन्होंने सबसे पहले जिक्र किया रबड़ स्टैंप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब इस देश में प्रधानमंत्री थे मैडम, तो हम अमेरिका को घुटनों पे ला चुके थे। इस देश में 60 रुपए लीटर का डीजल पेट्रोल और 60 रुपए का डॉलर मिलता था। और मजाल नहीं है कि अमेरिका जैसा कोई देश या ट्रंप आकर हमको धमकी दे जाए। तो ये सो कॉल्ड हवाई 56 इंच का जो छाती है उसकी हवा निकल गई थी। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने जिक्र किया, एक और मित्र थे ये रामविलास पासवान चिराग जी की पार्टी से, ये शायद भूल गए हैं कि सम्मान क्या प्रतिभूति होती है। रामविलास पासवान जी, इसकी जब पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने उनके चाचा को हैंडओवर करी थी, चिराग के चाचा को, तो रामविलास जी का पूरा सामान 12 जनपद के बाहर फेंक दिया गया था। काहे बात के हनुमान और काहे बात के आप भक्त बने हो जी। और तीसरी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये जो बार बार चुनाव जीतने की बात कर रही हैं, बिल्कुल नड्डा जी ने चुनाव जीता है मैडम, साधुवाद, आपको बधाई। लेकिन उस चुनाव के मुख्य कलाकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और ज्ञानेश गुप्ता को आप बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर ये लोग आपकी जिंदगी से हटा दिए जाएंगे तो आप ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं जीत ठीक है पाएंगे। कटियार साहब, लेकिन जो बातें सुब्रांश जी कह रहे हैं, अब आप उनको टच नहीं कर पाएंगे, बड़ी टची हो जाएगी, क्योंकि फिर अखिलेश यादव जी याद आ जाएंगे, अकेले साइकिल लेकर निकल पड़े थे। नहीं, मैं बिल्कुल उस तरीके की बात नहीं। अभी जैसे कौशिक साहब ने कहा कि चुनाव समाजवादी पार्टी हार रही है, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी पूर्णिमा जी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी अगर आज बैसाखी पे खड़ी है तो उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की वजह से है। लेकिन अगर आप इससे भी हार कहें तो हम इस हार को मान लेते हैं। लेकिन इतनी जनता ने उनको ताकत दी है और ये मजबूत नेतृत्व है। 2022 में उन्हें जितने समाजवादी पार्टी को वोट मिले उतने वोट सपा को कभी नहीं मिले। लेकिन हम उस बात को भी मान लेते हैं, हम ये बात जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आज दाग है, ये पूंजीपतियों की पार्टी, आज 40% लगभग आधी संपत्ति भारत के 1% पूंजीपतियों के हाथ में चली गई है। क्या इसमें नितिन नवीन साहब कुछ कर पाएंगे? इस देश में जो गरीबों की पार्टी नहीं है, किसानों की पार्टी नहीं है, दलित पिछड़ों की पार्टी नहीं, पूंजीपतियों की चुंगल में देश चला गया है, चंद लोगों का कब्जा हो गया है। बहुत सारे सवाल है। नितिन नवीन साहब अगर उससे निकाल के इस पार्टी को रास्ते पे ले आ पाएंगे तो मुझे उनको शुभकामनाएं करके दिखाएं। निशान जी 30 सेकंड्स आपके लिए रख रही हूँ सर, क्लोजिंग कमेंट प्लीज। पूर्णिमा जी, अभी कांग्रेस के साथी हमारे कह रहे थे, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हमारे नेता का सामान जरूर कोई फेंक दे रोड पे, सड़कों पे, लेकिन हमारे नेता का सम्मान कोई दल नहीं फेंक सकता, चाहे वो विपक्ष के हो या कोई भी हो। इनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो स्थिति हुई थी वो हमारे अपनों ने किया था, हम किसी दूसरे पे नहीं चाह रहे। लेकिन आज जो इनकी परिस्थिति है उनके बारे में ये सोच, आज ये आकर यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की जनाधार क्या स्थिति बनी हुई है और कांग्रेस पार्टी कहाँ विलुप्त होते जा रही है, इनको सोचना चाहिए। और आज ये यहाँ पर आकर नेतृत्व की बात करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को क्या करना है, नहीं करना है, ये उनका विषय है, मैं इस पे ज्यादा नहीं कहूंगा। ठीक है, एक चीज जरूर है,
पूर्णिमा जी कि हम लोग विचारवादी पार्टी से हैं और हमारे नेता और हमारे पार्टी पर कोई दाग नहीं है। ठीक है, कोई इस बात को नहीं कह सकता अब भविष्य में आगे ये भी देखना होगा इस बड़े बदलाव के साथ निशान जी कि क्या अब भारतीय राजनीति को हम विरासत से निकलकर परफॉर्मेंस आधारित राजनीति के तौर पर देखें, और इसका जवाब नितिन नबीर जी की अध्यक्षता में आने वाले समय में सबको मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत सारे चुनाव हैं, कैसे वो आगे बढ़ते हैं उस ब्लूप्रिंट के साथ ये भी देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए शुभ्रांश राय जी, निशान जी आपका भी शुक्रिया, अखिलेश कटियार साहब, सुनील कौशिक जी आपका भी धन्यवाद, शाज़िया अलमी भी हमारे साथ जुड़ी थी।